लॉयड एक बदतमीज सा छोटा लड़का है जो एक रहस्यमयी गांव सिन से ताल्लुक रखता है। ये गांव इस दुनिया के आखिरी और सबसे खतरनाक डंजन के आसपास बसा हुआ है। अपने गृहनगर में उसे सबसे कमजोर बच्चा माना जाता है क्योंकि वो एक मामूली खरगोश तक नहीं पकड़ पाता और जंगल में छोटी छोटी जीवों से पिट जाता है। थोड़ा बड़ा होने के बाद वो राज्य की सेना में सैनिक बनने का फैसला करता है और उस शहर की ओर निकल पड़ता है जहाँ महल स्थित है। वहाँ उसकी मुलाकात एक हॉट जादूगरनी मारी से होती है जिसे ईस्ट साइड की विच के नाम से जाना जाता है। लेकिन मारी को क्रिंज सिंड्रोम है, इसलिए वो हमेशा खुद को बहुत बड़ी चीज समझती है और कहती है प्राचीन समय से जादूगरनियां बेबस आत्माओं की इच्छाएं पूरी करती है, लेकिन उसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। वो लॉयड से पूछती है कि उसकी क्या इच्छा है और वो उसके लिए क्या कुर्बानी देगा, लेकिन मासूम लॉयड जवाब देता है कि वो तो बस सैनिक बनने आया है और कुछ दिन उसके साथ रहना चाहता है। मारी उसके भोले चेहरे को देखकर कहती है कि जाओ कहीं सराय ढूंढो, मेरे यहाँ ठहरने की जगह नहीं है। तभी लॉयड एक क्रिस्टल बॉल निकालता है और कहता है कि वो कॉनलन गांव से है। ये सुनते ही मारी के पसीने छूट जाते हैं। वो तुरंत झुक जाती है और क्रिस्टल बॉल से एक छोटी सी बुजुर्ग औरत प्रकट होती है, आला, जो गांव की मुखिया और मारी की जादू की गुरु है। आला कहती है कि वो मारी से अनुरोध करती है कि वो लॉयड का ध्यान रखे क्योंकि एक दिन वही महान आरजेड लॉर्ड बनेगा। मारी घबरा जाती है कि अब वो इसका क्या करे, इसे जादू सिखाए या सैनिक बनाए। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछे, आला कहती है कि ये तो बस एक रिकॉर्डिंग थी। मारी गुस्से में उसे लोली मॉन्स्टर कह देती है, लेकिन तभी आला फिर से प्रकट होकर उसे धमकाती है कि अगर लॉयड को कुछ हुआ तो वो उसे जिंदगी भर रिकवरी का श्राप दे देगी। आखिरकार मारी मजबूरी में लॉयड को अपने घर में रहने देती है और अंदर ही अंदर सोचती है कि वो काफी अच्छा बच्चा है। लेकिन तभी आला जादू से बाहर निकल आती है और कहती है कि वो टेलीपोर्टेशन से आई है और अब उसे श्राप देती है कि जिंदगी भर छोटे छोटे एल्स हारे झेलेगी। अगली सुबह मारी को किसी मीठी खुशबू से नींद खुलती है। लॉयड नाश्ता बना रहा होता है। वो टेबल पर खाना लाता है और कहता है गुड मॉर्निंग। दोनों बातें करते हैं और लॉयड बताता है कि वो गांव में सबसे कमजोर है, इसलिए अब वो एक लेजेंडरी हीरो बनना चाहता है जैसे उसका बड़ा भाई। मारी पूछती है कि क्या उसे पता है एंट्रेंस एग्जाम में क्या होगा। वो कहता है हाँ, एक लिखित परीक्षा, एक युद्ध परीक्षा और एक इंटरव्यू। मारी बताती है कि उनमें से युद्ध परीक्षा सबसे अहम है। लॉयड कहता है कि उसे पता है पर उसकी स्टैमिना सबसे कम है क्योंकि उसे यहाँ तक पहुँचने में 6 दिन लग गए। मारी कहती है कि 6 दिन कोई बुरा समय नहीं है क्योंकि कॉनलन हमारे राज्य आर्मी से बहुत दूर है, ट्रेन से आना ही ठीक था। लेकिन लॉयड मासूमियत से कहता है मैं तो दौड़ कर आया हूँ। ये सुनते ही मारी के होश उड़ जाते हैं। क्या? लॉयड कहता है कि उसके दादाजी तो ये सफर सिर्फ 2 दिन में कर लेते थे। असल में वो उसी दादाजी का पोता है जो कभी स्कूल जाते वक्त पहाड़ पार कर शेरों से लड़ते थे। मारी पूछती है कि क्या उसे रास्ते में कोई राक्षस मिला, तो वो कहता है नहीं, पर बड़े बड़े कीड़े और आग फेंकने वाले छिपकली जैसे जानवर जरूर मिले। मारी सिर पकड़ लेती है। ये न सिर्फ अनजान है, ये तो बेवकूफ भी है। वो रोने लगती है कि आला ने फिर से उस पर एक दानव थोप दिया है, लेकिन लॉयड मासूमियत से उसे रुमाल देता है और कहता है आपका शुक्रिया, आपने मुझे इतना प्रोत्साहित किया। मारी नोटिस करती है कि उसका चेहरा बहुत मुलायम लग रहा है। पूछती है ये कैसे हुआ? लॉयड कहता है मैंने बस उस कपड़े पर एक प्राचीन रून लिखा था जिससे थोड़ी एन्चेंटिंग प्रॉपर्टी आ गई। मारी दंग रह जाती है। ये बच्चा प्राचीन डिसएन्चेंट रून जानता है जिसे सीखने में मुझे 3 साल लगे। जब मारी दीवारों से सिर मार रही होती है तब लॉयड मासूमियत से अपने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चला जाता है और कहता है सॉरी, मैं आपको निराश कर गया। मारी कहती है कल से तुम जादू नहीं बल्कि कॉमन सेंस सीखोगे। नाश्ते के बाद लॉयड बाहर निकलता है और देखता है कि शहर में बहुत भीड़ है क्योंकि नेशनल फाउंडेशन फेस्टिवल नजदीक है। लॉयड सड़क पर चलता हुआ तरह तरह की बातें सुनता है। कोई कह रहा है कि बहुत सारे लोग फौज में भर्ती होना चाहते हैं, कोई बोल रहा है कि कुछ जासूस राज्य में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ तो राक्षसों को चोरी छिपे अंदर लाने की साजिश में। लेकिन लॉयड ये सब नजरअंदाज करता है और कहता है मुझे बस अपने एग्जाम पर ध्यान देना है, और वो भागता हुआ आगे निकल जाता है। उधर एक लड़की जिसे लोग बेल्ट प्रिंसेस कहते हैं एक आदमी से टकराती है। वो आदमी कहता है तुम कुलीन वर्ग के लिए शर्म हो। वो लड़की गुस्से में एक गली में भाग जाती है और वहाँ सामने आता है एक विशाल टिड्डा राक्षस लोकस्ट मॉन्स्टर। वो उसे पीछे धकेल देता है और खाने ही वाला होता है कि तभी ऊपर से लॉयड छलांग लगा कर आता है और उस राक्षस को जमीन में धंसा देता है। उसके बाद वो उस कीड़े को उठाता है, किसी दूसरी दुनिया की तरफ फेंक देता है और बड़बड़ाता है इस शहर में कितने कीड़े हैं यार। फिर वो लड़की को उठने में मदद करता है, उसके कपड़ों से मिट्टी झाड़ता है और रुमाल से उसका सिर पोंछता है। वो उसका नाम सेलिन सुनता है और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। सेलिन अपने कमरे में लौटती है और उस लड़के के बारे में गाना गुनगुनाने लगती है जिससे वो अभी मिली थी। वो सोचती है क्या मुझे मेकअप लगाना चाहिए, और फिर अपने सिर पर बंधी हुई बेल्ट को
देखती है और रोने लगती है। उसे याद आता है कि उसने बचपने में ये बेल्ट सिर पर बांध ली थी, जबकि इस पर कर्स ऑफ बाइंडिंग का जादू था, ठीक क्राफ्ट वाले एन्चेंटमेंट की तरह। उसे वो मेहनत नोबल प्रीस्ट याद आता है जिसने कहा था, उम्मीद मत छोड़ना, एक दिन सच्ची ताकत इस श्राप को मिटा देगी। वो बेल्ट को खींचती है और हैरान रह जाती है। वो आसानी से उतर जाती है। वो समझ जाती है कि ये जरूर उस प्यारे लड़के लॉयड का कमाल है और उसी पल वो उस पर फिदा हो जाती है। आखिरकार एंट्रेंस एग्जाम का दिन आ जाता है। सभी लोग प्लाजा में इकट्ठे होते हैं ताकि मिलिट्री अकादमी में दाखिला ले सके। इंस्ट्रक्टर्स भीड़ में कुछ जाने पहचाने नाम देखते हैं, बेल्ट प्रिंसेस सेलेन, वनन मर्सनरी रियो और एक कुलीन परिवार का बेटा एलन। वे आपस में बात करते हैं कि पड़ोसी देशों के साथ हालात बिगड़ते जा रहे हैं और इस उथल पुथल के बीच उनकी राजकुमारी भी गायब हो गई है, इसलिए उन्हें एक उज्जवल भविष्य के लिए होनहार छात्रों की जरूरत है। उधर रियो जो लॉयड के बगल में बैठी है, डर से पसीने पसीने है। उसकी स्पाइडर सेंस बार बार उसे कह रही है, इस आखिरी डंजन वाले मॉन्स्टर से दूर रहो। तभी लॉयड उससे कुछ बोलता है और वो घबरा कर लड़ाई की मुद्रा में आ जाती है। लॉयड माफी मांगता है, सॉरी, डराने का इरादा नहीं था। लेकिन तभी उसे कोई दीवार में धक्का मार देता है। वो सोचती है, क्या मुझे ट्रकों ने टक्कर मार दी? लेकिन वो तो बस सेलेन थी जो वहाँ अपने प्रिय लॉयड से मिलने आई थी और रियो से पूछती है, तुम्हारा मेरे स्वीटहार्ट से क्या काम है? फिर परीक्षा शुरू होती है। सभी लोग मेटल डमीज के सामने लाइन में खड़े होते हैं और कहा जाता है, जो भी हथियार चाहो उससे हमला करो। रियो अपने इंस्ट्रक्टर के पास जाती है और पूछती है, आपने आखिर कौन सा राक्षस भर्ती कर लिया है? इंस्ट्रक्टर कहता है, मुझे खुद नहीं पता, बस यूं ही चुन लिया था। अब डर लग रहा है कि अगर इसने पलटकर वार कर दिया तो क्या हम सब मिलकर भी इसे रोक पाएंगे? फिर लॉयड की बारी आती है और वो अपने कॉम्बैट एग्जाम के लिए आगे बढ़ता है। कुछ दिन बाद परीक्षा के परिणाम आते हैं। आला कमरे में आती है और मारी के साथ बैठकर सोचती है, क्या वो पास हो जाएगा? मारी कहती है, वो खुद को कमजोर समझता है लेकिन असल में वो बहुत ताकतवर है। आखिर वो उसी गांव से है जहाँ कभी दुनिया को बचाने वाले संत बसे थे। आखिरी डंजन के बाहर का गांव कॉनलन। उधर लॉयड जब रिजल्ट बोर्ड देखता है तो हैरान रह जाता है। उसका नाम स्वीकृत उम्मीदवारों की सूची में नहीं है। अगली सुबह इंस्ट्रक्टर कॉलिन नए रंगरूटों की हाजिरी ले रहा होता है, जबकि सेलिन, रियो और इंस्ट्रक्टर मेलिन सबके होश उड़ जाते हैं। लॉयड पास नहीं हुआ। लड़कियां मेलिन की तरफ जवाब के लिए देखती है, लेकिन वो भी उतना ही उलझन में है और बाद में अपने परीक्षक से इस बारे में पूछता है। उधर कोलिन छात्रों को उनके साम्राज्य की विदेशी राजनीति के बारे में बताता है और ये भी कि वे अपने पड़ोसी जीव साम्राज्य के साथ युद्ध की कगार पर है, क्योंकि उनकी राजकुमारी इस महत्वपूर्ण समय में लापता है। ये भी घोषणा की जाती है कि जो कोई भी राजकुमारी को ढूंढकर वापस लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। इस बीच लॉयड अपने असफल होने से उदास होकर मारी के घर की ओर लौटता है। रास्ते में वो कुछ टिड्डे जैसे राक्षसों को यूं ही फेंक देता है और एक डाइनर के बाहर लगी पार्ट टाइम नौकरी की विज्ञापन पढ़ता है। वो उस जगह पर जाता है और अंदर घुसते ही उस पर मालिक हमला कर देता है, जो कभी रॉयल गार्ड और गायब हुई राजकुमारी का निजी अंगरक्षक था। लॉयड कहता है कि वो बस पार्ट टाइम नौकरी के लिए आया है, क्योंकि वो सेना की परीक्षा में असफल होने से बहुत दुखी है। मालिक क्रोम सोचता है कि ये एक झूठ है और उसे शक होता है कि लॉयड कोई हत्यारा या जासूस है जो उससे जानकारी निकालने आया है, क्योंकि वो महसूस कर सकता है कि लॉयड के अंदर कितनी भयंकर शक्ति है। लेकिन लॉयड सच में केवल नौकरी के लिए आया था। वो अपनी जादुई रुमाल से जगह साफ करता है और स्वादिष्ट खाना बनाता है। ये देखकर क्रोम तय करता है कि उसे अपने पास ही रखेगा ताकि उस पर नजर रख सके, क्योंकि ऐसे राक्षस जैसे इंसान को शहर में खुला छोड़ना खतरा हो सकता है। वापस अकादमी में सेलिन और बाकी लोग लॉयड की परीक्षा शीट देखते हैं। उसमें उसे फेल किया गया था क्योंकि उसने उत्तर पुस्तिका में कुछ अजीब सी लकीरें और निशान बना दिए थे। लेकिन जब कोलिन ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो प्राचीन रून्स है, यानी बहुत पुराना जादुई लिपि। वो हैरान होता है कि लॉयड को ऐसे प्राचीन जादू के बारे में कैसे पता हो सकता है। सेलिन कहती है कि वो राजकुमारी को ढूंढ निकालेगी और इनाम के रूप में वो लॉयड को अकादमी में दाखिला दिलवाएगी और सब लोग इस बात से सहमत हो जाते हैं। दूसरी ओर लॉयड घर लौटता है और आला और मेरी को अपनी असफलता के बारे में बताता है। दोनों इस नतीजे से हैरान रह जाते हैं और आला पूछती है कि क्या अब समय आ गया है इस राज्य को नष्ट करने का। लेकिन लॉयड कहता है कि वो अगली साल फिर से परीक्षा देना चाहता है और इसके लिए वो कुछ समय और मेरी के साथ रहना चाहता है। वो ये भी कहता है कि उसके पास अब पार्ट टाइम नौकरी है, इसलिए वो किराया भी देगा। वो आला से अनुमति मांगता है और वो मुस्कुराते हुए कहती है कि अपने गांव के प्यारे बच्चे की बात वो मना नहीं कर सकती। इसके बाद लॉयड अपने कमरे में चला जाता है और आला कहती है कि अब वो वापस गांव जाएगी क्योंकि वहाँ लोग उसे मिस कर रहे होंगे। तभी मेरी कहती है कि अगर उसके पास इतना समय है कि वो हर बार यहाँ आकर उसे परेशान कर सके तो उसे इस राज्य को बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्या। आला पूछती है कि स्थिति कितनी बुरी है तो मेरी बताती है कि कुछ साल पहले से राजा अचानक युद्धों का समर्थक बन गया है और अब उनका राज्य जल्द ही साम्राज्य से युद्ध करने वाला है। आला कहती है कि सिन गांव केवल तब हस्तक्षेप करता है जब मामला सामान्य मनुष्यों से परे हो, जैसे किसी दानव प्रभु या दुनिया नाशक आपदा का खतरा हो। लेकिन जहाँ तक बेवकूफी भरे युद्धों और अहंकार की लड़ाइयों की बात है, वे खुद ही नष्ट हो जाए, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर मेरी कहती है कि इसी वजह से वो 5 साल की यात्रा पर गई थी ताकि मास्टर आला से मिल सके और उनसे डिसेंचेंट रून्स
कानून सीख सके। वो कहती है कि वो इस युद्ध को किसी भी कीमत पर रोक देगी, लेकिन आला उसे चेतावनी देती है कि इस झंझट से दूर रहे, नहीं तो वो खुद पूरे राज्य को जला देगी। इतना कहकर आला अलमारी में चली जाती है ताकि जादुई टेलीपोर्ट से अपने गांव लौट सके। लेकिन जाने से पहले वो मेरी को मिड लेवल बदकिस्मती का श्रापा देती है ताकि जब भी वो उसे लो लेवल दादी कहें तो उसे दर्दनाक ऐंठन हो जाए। ये उसका बदला होगा। मेरी झुझलाकर उस क्रिस्टल बॉल को पानी के कुएं में फेंक देती है ताकि अगली बार जब आला यहाँ आए तो वो परेशान हो। अगले दिन मेलिन रो के साथ डाइनर में खाना खाती है और वे लॉयड को भर्ती करने की बात करते हैं। लॉयड सोचता है कि ये जगह अचानक इतनी भीड़ भाड़ वाली कैसे हो गई, जबकि पहले ये गंदी और कम मशहूर जगह थी जहाँ लोग सस्ता और घटिया खाना खाने आते थे। तभी उनका खाना आता है और वे देखते हैं कि वो बेहद स्वादिष्ट है। रो मालिक के बारे में पूछती है तो मेलिन उसे बताती है कि वो असल में एक पूर्व शाही गार्ड था और पूछती है कि उसकी दुकान एक रात में इतनी साफ और शानदार कैसे हो गई। क्रोम मुस्कुराकर कहता है कि ये सब उनके नए वर्कर की वजह से है और तभी लॉयड अंदर से बाहर निकलता है जिससे दोनों अपना खाना थूक देते हैं हैरानी में। मेलिन तुरंत क्रोम से पूछती है कि लॉयड की असली पहचान क्या है और वो कहता है कि उसे खुद नहीं पता, बस इतना जानता है कि अगर ऐसा राक्षस परीक्षा में फेल हो गया तो कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसी बीच लॉयड कचरा फेंकने बाहर जाता है और देखता है कि मेरी किसी गली में जा रही है। वो उसका पीछा करता हुआ शहर के बीचों बीच प्लाजा में पहुंचता है जहां भीड़ जमा है। सभी छात्र सेलिन और एलन के बीच झगड़ा होते देख रहे हैं। एलन गुस्से में सेलिन को चुनौती देता है और अपनी बड़ी सी बैटल एक्स लेकर उस पर झपटता है, लेकिन तभी सेलिन की बेल्ट जो श्रापित है अचानक अपने आप हिलती है और एलन के हाथ से कुल्हाड़ी को झटक देती है। उसी वक्त लॉयड वहाँ पहुँच जाता है और सेलिन उसे देखकर फिर से सिम करने लगती है। कॉलिन और मेलिन भी वहाँ पहुँचते हैं। मेलिन एलन से पूछती है कि क्या वह सच में लॉयड से लड़ने वाला है। एलन, जो खुद को बहुत नेक दिल और सम्मानित कुलीन समझता है, कहता है कि वो अकादमी के बाहर किसी नागरिक से नहीं लड़ेगा। लेकिन तभी मेलिन मुस्कुराकर कहता है कि रूम का माहौल समझो और उसे भड़काता है कि जाओ इस लड़के को कुचल दो ताकि सबको पता चले कि नाइट्स के साथ खिलवाड़ नहीं होता। एलन इसे अपने कौशल दिखाने का सुनहरा मौका समझता है, जबकि कॉलिन सोचता है कि मेलिन ऐसा क्यों कर रहा है क्योंकि आमतौर पर तो वही सबको अनुशासन की सलाह देता है। तभी मेलिन कॉलिन से कहता है कि याद है वो बच्चा जिसके लिखे पुराने रूम वाले पेपर हमने देखे थे, वही है ये लॉयड। अब दोनों एलन को उकसाने लगते हैं कि वो पूरी ताकत से लड़े। कॉलिन थोड़ा चिंतित होकर पूछता है क्या एलन सच में इससे भिड़ सकता है और वो कहता है कि जब तक वो कद्रू को कोई सॉलिड हिट लगने नहीं देता वो ठीक ठहर जाएगा क्योंकि उसकी सहन शक्ति के लिए उसे जाना जाता है। पर दुर्भाग्य से उसके लिए एलन लॉयड को ये मौका देने के लिए धन्यवाद करता है और कहता है कि वो पहले हिट उसे मारने दे। लॉयड कहता है ठीक है और सीधे उसके चेहरे पर मुक्का मार देता है। ऐसा लगता है कि एलन अब मरने ही वाला है और सभी उसकी दफन की तैयारी करने लगते हैं। पर तभी उनके चारों ओर एक हवा का टॉर्नेडो बनता है। वो मरीन निकलती है, वो लॉयड को अपने साथ ले लेती है और हवा में उड़ा देती है। वो एक छत पर उतरती है और लॉयड से कहती है कि सतर्क रहे वरना उसने एलन को नॉर्निया भेज दिया होता। लॉयड सोचता है कि उसने उसे सार्वजनिक रूप से पीटे जाने से बचाया और शर्मिंदा होकर माफी मांगता है। उसकी भोली सी मासूमियत देखकर मरीन खुद को रोक नहीं पाती और उसकी नाक से खून बहने लगता है। वो कहती है कि सावधान रहे वरना कोई बुरी औरत उसे धोखा दे देगी। तभी क्रोम सड़क पर आ पहुंचता है और छत पर खड़ी मरीन को देखता है। दोनों नीचे उतरते हैं और क्रोम लॉयड को डाइनर वापस भेज देता है और चुड़ैल के लिए घुटना टेकता है और बताता है कि वो असल में उनके राज्य की लापता राजकुमारी है मैरी, और जब से वो 5 साल पहले लापता हुई थी उसने अंधेरे से बचने के लिए कम प्रोफाइल रखी और सेना छोड़ दी थी। वो बताती है कि राष्ट्रीय स्थापना उत्सव के तीसरे दिन एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा और उनके दुश्मन राजा को मोड़कर जीव साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा करवाएंगे। उसे रोकना होगा और वो क्रोम से मदद मांगती है। इसी बीच अकादमी में मेलिन नए छात्रों के पाठ्यक्रम की समीक्षा कर रहा होता है और कॉलिन पूछता है कि वो इतने गंभीर क्यों है। मेलिन बताता है कि जब वो बच्चा था तो उसके गांव में अकाल आया था और उनके पास बचने को कुछ नहीं बचा था। तभी जीव साम्राज्य ने हमला कर दिया और जो कम सामान बचा था उसे भी झपट लिया। वो नहीं चाहता कि ऐसा फिर हो। वही दिन रो और सेलिन शहर की सड़कों पर चलते हैं और रो कहती है कि पहले उन्हें राजकुमारी को ढूंढना होगा वरना वो लॉयड को अकादमी में दाखिला नहीं दिला पाएंगी। इसलिए आज वे मशहूर सूचना विक्रेता मैरी के पास जाएंगी और राजकुमारी के बारे में पूछताछ करेंगी। पर उन्हें हैरानी होती है जब वे वहाँ पहुँचते हैं और पाते हैं कि दरवाजा खुल रहा है और लॉयड दरवाजा खोल रहा है। सेलिन अचानक उदास हो जाती है और सोचती है कि लॉयड मारी के साथ क्यों रह रहा है। थोड़ी देर बाद मारी भी आती है और उसे पता चलता है कि मेहमान आ चुके हैं। वो उनका स्वागत करती है और पूछती है कि वे यहाँ क्यों आए। वे कहते हैं कि वे एक तस्वीर में दिखने वाली लड़की के बारे में जानकारी खरीदना चाहते हैं। मारी तस्वीर देखती है और समझ जाती है कि वे राजकुमारी को ढूंढ रहे हैं। वो कहती है कि वो गायब राजकुमारी के मामले नहीं संभालती। रो उसकी शक्ल पर शक करती है और सेलिन पूछती है कि वो कितने समय से राज्य में विच का काम कर रही है। मारी कहती है कि वो 2 साल से कर रही है और तब उसे एहसास होता है कि वे उसकी असली
असली पहचान जानते हैं और शायद उसके ऊपर नाराज है कि उसने फैंटेस पार्टीज खेली जबकि राज्य युद्ध के कगार पर था। मारी सच्चाई बता देती है और अपने आप को राजकुमारी के रूप में खुलासा कर देती है, पर असल में सेलिन बस पूछ रही थी कि क्या वो लॉयड की पत्नी है। मारी कहती है कि नहीं, वो उससे अपने भतीजे की तरह है। तभी लॉयड मेहमानों के लिए पेय लेकर आता है और बताता है कि वो जानता था कि मारी की असली पहचान क्या है और कहता है कि वो असल में एक सुपर हीरो है जो अंधेरे से उन्हें बचाता है, बैटवुमन जैसी। मारी सोचती है कि ये आइडिया कहाँ से आया, पर वो उसी के साथ चलने का नाटक कर लेती है। लॉयड कहता है कि वो भी मदद करना चाहता है, पर मारी कहती है कि वो अभी बहुत कमजोर है और पहले उसे कड़ी मेहनत करके अकादमी में दाखिला पाना चाहिए। ये सुनकर लॉयड उदास होकर अपने कमरे में भागता है और अपनी कमजोरी पर रो देता है। जब वो चला जाता है, मारी बैठकर लड़कियों से बताती है कि लॉयड असल में उस प्राचीन गांव कॉनलन का है और वहाँ का नियम है कि वे सामान्य मानव युद्धों से दूर रहें। अगर वो उनकी मदद करेगा तो सजा पाएगा और यूज घर भेज दिया जाता है, जिसे उसके कूल सोल्जर बनने के सपने बिल्कुल टूट जाते हैं। तो इसे होन से रोकने के लिए उन्हें खुद आए इस सिचुएशन को हैंडल करना होगा और किंगडम को बचाना होगा। वो मदद मांगती है किंग को बचाने और वॉर को रोकने के लिए। वो बताती है कि जो भी किंग को कंट्रोल कर रहा है उसने उसके सर पर बाउंटी लगा दी है और इसी वजह से पूरा किंगडम उसके पीछे पड़ा हुआ है। जैब सब चले जाते हैं तो आल पानी के कुएं के अंदर टेलीपोर्ट करके आती है और मेरी के पास आकर उसकी तारीफ करती है कि उसने अपना प्रॉमिस निभाया। फिर वो कहती है कि वो लॉर्ड का ख्याल रखेगी और उन्हें अपना मिशन पूरा करना चाहिए। जाते जाते वो मेरी को एक और कर्ज दे देती है। अब वो हर 10 सेंटेंस में से एक बार म्याऊ बोलेगी। कुछ दिन बाद नेशनल फाउंडेशन फेस्टिवल आता है और आला डिसाइड करती है कि वो लॉर्ड को बाहर ले जाएगी ताकि वो खुश हो जाए। वो ये भी कॉन्फेस करती है कि यूज लॉर्ड का चॉकलेट बनाना चाहिए। अब डर्टी माइंडेड लॉग कमेंट सेक्शन में खुद हाई सोच लें उसका क्या मतलब था। तभी अचानक किंगडम पर कुछ लोकस्ट मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं और सब लोग उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ किंग गू किंगडम के साथ वॉर अनाउंस कर देता है और क्रोम कैसल के अंदर आता है। आर्मी में दोबारा शामिल होने की रिक्वेस्ट करता है। निन जो किंग के साथ खड़ा होता है कहता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बाद में उससे बुला लेंगे। लेकिन क्रोम कहता है कि उसने ये बात अब तक किसी से नहीं कही, लेकिन उसकी मुलाकात प्रिंसेस और उसके कुछ दोस्तों से हुई थी और उन्होंने पता लगाया है कि इस वॉर के पीछे जिस आदमी का हाथ है यूज डीजिया कहने की आदत है। मेलिन यूज देखकर पूछता है क्या वो गारेनु था। पार क्रोम कहता है नहीं, वो तुम हाइदर मेलिन। और फिर मेलिन अपने क्राइम्स एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहता है कि उसने सोचा था एक बेवकूफ किंग को पपेट बनाना बेहतर है ताकि वो गू एम्पायर को उनके वॉर क्राइम्स के लिए सजा दे सके। तभी रो और सिलिन मेरी के साथ अंदर आते हैं और कहते हैं कि अपने क्राइम्स कॉन्फेस करना उनके हिसाब से बड़ा काइंड एक्ट था। लेकिन तभी किंग उनकी तरफ मुड़ता है। उसका चेहरा डिमोनिक टैटू से चमकने लगता है। वो कहता है असल में मेन हाई वो था जो ह्यूमंस को कंट्रोल कर रहा था और मेन हाई था जिसने गुड सोल्जर्स को मेलिन के गांव में भेजा था जब वो बच्चा था ताकि उसके अंदर ह्यूमंस के लिए और ज्यादा नफरत पैदा हो। ये कहकर वो मेलिन को एक दीवार में फेंक देता है और यूज एक बग मॉन्स्टर में बादल देता है और कमांड देता है कि वो इंट्रूडर से लड़े। क्रोम और बाकी लॉग यूज रोकने लगते हैं जबकि मेरी किंग के पीछे थ्रोन रूम के अंदर चली जाती है। वहाँ किंग और मेरी के बीच मैजिकल बैटल शुरू होती है। मेरी अस्पार एक वाइंड अटैक करती है लेकिन किंग यूज ब्लॉक कर देता है और सीलिंग तोड़कर उसके ऊपर गिरा देता है। वो मलबे को डॉज करती है और फिर उसे फ्रीज कर देती है जिससे राजा का हमला रुक जाता है। उसके बाद वो एक फायर स्पेल छोड़ती है ताकि राजा की एनर्जी बीम को रोक सके और वो बर्फ से टकराकर फट जाती है जिससे चारों ओर धुंध फैल जाती है। मारी उस धुंध का इस्तेमाल कैमोफ्लॉज के लिए करती है और राजा की ओर छलांग लगाकर डिसएन्चांट स्पेल डालने की कोशिश करती है ताकि उस पर लगे श्राप को तोड़ सके। लेकिन वो श्राप उसे उसके पिता का दयालु चेहरा दिखाकर रोक देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर राजा उसके पास आता है, उसका हाथ तोड़ देता है और कहता है अब तुम्हारा अंत आ गया है, मैं डीमन लॉर्ड अबैडन अब इस साम्राज्य पर कब्जा करूंगा। ये सुनकर मारी बहुत गुस्से में आ जाती है। वो कहती है अगर तुमने ये पहले ही बता दिया होता तो मुझे इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती। अगर तुम डीमन किंग हो तो मेरी लोली दादी इस मामले को तुरंत सुलझा देती। इतना कहकर वो अपनी पूंछ दबाकर पीछे हटती है और उसे अपने पीछे दौड़ने पर मजबूर कर देती है। उम्मीद करती है कि रास्ते में लॉयड या अला से मुलाकात हो जाएगी। उधर लॉयड और अला अपने डेमोनिक लोकस वाले काम को खत्म करते हैं और लॉयड कहता है कि वो मारी की मदद करने जाएगा चाहे वो नाराज ही क्यों न हो, भले ही वो बहुत कमजोर हो फिर भी वो कोशिश करेगा। अला मुस्कुराते हुए कहती है जाओ मैं इजाजत देती हूँ और लॉयड तेजी से किले की ओर भागता है। रास्ते में वो एलन से टकराता है जो एक गाजर के पीछे छिपा हुआ होता है। लोकस्ट मॉन्स्टर से डरकर लॉयड उसे हिम्मत का पाठ पढ़ाता है। कहता है कि डर शर्म की बात नहीं बल्कि उसे हराना ही असली ताकत है। फिर वो राक्षस को हराकर आगे बढ़ जाता है। उसकी बातें सुनकर एलन भी हिम्मत पकड़ता है और खुद लड़ने का फैसला करता है। उसी वक्त अला को एहसास होता है कि ये सब डीमन लॉर्ड आर्डेन के चेलों में से हैं और वो गुस्से में उन सबको मदारा स्टाइल में कुचल देती है क्योंकि उन्होंने उसके लॉर्ड के साथ डेट खराब कर दी थी। दूसरी ओर क्रोम की लड़ाई इंसिन से होती है और वो उसे जमीन पर पटक देता है। इसके बाद वो रो से भिड़ता है और उसे दीवार में दे मारता है जिससे
जिससे वो भी हार मान लेती है। हालात बिगड़ते देख सेलिन फैसला करती है कि लॉयड को बुलाया जाए। वो इंसेक्ट फिन के पास जाकर कहती है, चलो मुझ पर हमला करो। लॉयड एक सच्चा हीरो है, वो ठीक वक्त पर जरूर आएगा। अगर वो नहीं भी आया तो भी उसे थोड़ा जख्मी होकर अपनी फटी आर्मर में उसके सामने हीरोइन बनने का मौका तो मिलेगा। इंसिन कूदकर उस पर पंजे से वार करता है, लेकिन अफसोस उसके बेल्ट की ताकत काम करती है और कोई फैन सर्विस नहीं मिलती। इंसेक्ट फिन लगातार हमला करता रहता है, पर हर बार बेल्ट रोक देती है। रोक कहती है, सेलिन तुम उसे रोक कर रखो, मैं लॉयड को ढूंढने जा रही हूँ। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने वाली होती है, लॉयड खुद ही किले में छलांग लगाता है। मारी की तलाश में वो सबको देखकर पूछता है, सब ठीक तो होना, और फिर सेलिन को इग्नोर कर देता है जैसे कोई असली सिग्मा मेल करता है। उसके बाद वो इंसिंग की तरफ मुड़ता है और कहता है कि अब उसे सब समझ में आ गया है। वो पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती एक सैनिक होकर ऐसे बर्ताव करने में? इंसिन गुस्से में उस पर झपटता है, लेकिन लॉयड उसे बस हल्का सा थप्पड़ मारता है और वो जाकर जमीन चूम लेता है। लॉयड कहता है, मेरे लिए सिपाही वो होता है जो दूसरों की रक्षा करता है। जरा सोचो, जब तुमने पहली बार सैनिक बनने का फैसला किया था, क्या ये करने के लिए बने थे तुम? उसका ये टॉक नो जुत्सु काम कर जाता है और इंसिन अपने इंसानी रूप में लौटने लगता है। उसे अपने गांव की याद आती है। वो शांति चाहता था, प्यार चाहता था, लेकिन तभी लॉयड बोल पड़ता है, तुमने इतना पी क्यों लिया था भाई? अब ये मजेदार कीड़े वाला कॉस्ट्यूम पहनकर नाच रहे हो जैसे कोई जोकर। ये सुनकर इंसिन फिर गुस्से में आ जाता है और दोबारा इंसेक्टन बन जाता है। वो हमला करता है, लेकिन लॉयड पीछे झुककर डॉज करता है और गलती से उसे एक हेडबट मार देता है, जिससे वो उड़कर दीवार में जा टकराता है और इस तरह इंसिन हार जाता है। लॉयड बाकी लोगों से पूछता है, मारी कहाँ है? तो वो बताते हैं कि वो अंदर थ्रोन रूम में है। लॉयड अंदर जाने ही वाला होता है कि मारी खुद बाहर निकलती है और उसे गले लगा लेती है। वो कहती है, तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। तभी पीछे से राजा प्रकट होता है। लॉयड उसकी ओर देखता है और कहता है, आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए, किले में राक्षस है। राजा हैरान होकर सोचता है कि ये क्या बोल रहा है, और लॉयड मन ही मन सोचता है, लगता है कोई नशे में धुत आदमी है जो राजा का कॉस्ट्यूम पहन कर आया है, चेहरे पर हरी पेंट लगाई है। वो सोचता है कि इस बूढ़े के चेहरे की गंदगी साफ कर देता हूँ, और जैसे ही वो रुमाल से उसका चेहरा पोंछता है, डिसएन्चांट स्पेल एक्टिव हो जाता है। राजा पर लगा श्राप टूट जाता है और डीमन लॉर्ड का नियंत्रण खत्म हो जाता है। बस इसी तरह शांति लौट आती है साम्राज्य में। त्योहार के नुकसान की मरम्मत शुरू होती है और लॉयड बाहर खड़ा होकर सब कुछ देखता है। तभी उसका बड़ा भाई शाह आता है। दोनों गले मिलते हैं। शाह उसकी तारीफ करता है, तू तो अब हीरो बन गया रे, डेमोन लॉर्ड को हरा दिया। लॉयड हैरान होकर पूछता है, कौन सा डेमोन लॉर्ड? तभी अला भी वहाँ पहुँचती है। लॉयड कहता है, मैं शाह से बात कर रहा था, लेकिन शाह गायब हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे पापा बचपन में दूध लेने गए थे और वापस नहीं आए। इसी बीच क्रोम फिर से सेना में शामिल हो जाता है और मेलिन को सजा के तौर पर गांव भेज दिया जाता है, जहां उसे साल भर उगने वाली खास गेहूं की फसल काटकर गरीब गांवों में पहुंचानी होती है। कुछ दिनों बाद लॉयड को मिलिट्री अकादमी में दाखिला मिल जाता है, किसी की सिफारिश पर। वो कोई और नहीं बल्कि एलन होता है, जिसे हाल की घटनाओं में मदद के लिए इनाम मिला था। अपनी रिक्वेस्ट पर उसने कहा, लॉयड को अकादमी में भर्ती करो, यही मेरा इनाम है। अब वो उसे अपना मास्टर बुलाने लगता है। सेलिन और बाकी सब लोग भी उसे पहले दिन लेने आते हैं और अल्का नोटिस करती है कि सेलिन की बेल्ट एक डिवाइन बीस्ट विट्रा की खाल से बनी है। वो सोचती है, हमारे गांव का आर्टिफैक्ट इसके पास कैसे पहुंचा, पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। मारी गुस्से में कहती है, दरवाजे पर खड़े होकर गपशप करने लगे हो जैसे कोई इंडियन फैमिली, और सबको अकादमी के लिए रवाना कर देती है। सब कुछ सामान्य होने के बाद मारी और क्रोम लॉयड को लेकर होली स्वॉर्ड विलेज जाती है कुछ सफाई का काम करने। वो जगह वही है जहाँ पत्थर में फंसी पवित्र तलवार रखी होती है, जिसे कोई नहीं निकाल पाया, पर लॉयड उसे कूड़े में पड़ा खिलौना समझकर आराम से खींच लेता है और वो बाहर आ जाती है। बस इसी के साथ होली स्वॉर्ड विलेज की नई कहानी शुरू होती है।